Hello and welcome dear candidates once again to my online physics classes. This is Asim Khaja back with a new video today, and this video is again for class 11 candidates. I have got so many requests and so many comments from class 11 candidates to upload a video lecture on projectile motion. Now today I have entertained their request and I have uploaded this video on projectile motion. Now we are going to discuss what is a projectile motion. Now projectile motion जो है it's a two-dimensional motion जिसमें हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं विद सम वेलोसिटी u. इधर देखिए यहां पे मैंने एक बॉडी को फेंक दिया विद सम वेलोसिटी u और ये बॉडी जो है ये इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल थीटा बना रही है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये बॉडी जो है ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करती है. इधर देखिए ऐसे मैंने किसी बॉडी को फेंक दिया कुछ वेलोसिटी से. ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है. ठीक है, ऐसे मैंने किसी बॉडी को फेंक दिया ऐसे. ठीक है, एंड इट मूव्स लाइक दिस. ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करती है. तो ये वाला मोशन जो बॉडी का है दिस इज ए प्रोजेक्टाइल मोशन. अब देखिए इसमें क्या होता है जब आप किसी बॉडी को ऐसे फेंकते हो. ठीक है, ऐसे आपने फेंक दिया कुछ वेलोसिटी u से और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है. तो हम देखते हैं कि इस वाली बॉडी पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ काम करता है और ये बॉडी मजबूर होके ऐसा पाथ फॉलो करती है, ऐसा पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है. और ये वाला मोशन जो बॉडी का है दिस मोशन वी कॉल एज ए प्रोजेक्टाइल मोशन. सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज दैट मोशन इन विच a body which is projected with some velocity u making some angle theta with the horizontal is allowed to move under the effect of earth's gravitational force. एक ऐसी बॉडी जिसको हम कुछ वेलोसिटी से थ्रो करते हैं और हॉरिजॉन्टल के साथ वो कुछ एंगल थीटा बना रहा हो और फिर अर्थ की ग्रेविटी के कारण, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो ऐसा कुछ पाथ फॉलो करती है, तो उसका मोशन जो है वो कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, so we will write it down. What is a projectile motion? It is a two-dimensional motion in which a body which is projected with some initial velocity u and making an angle theta with the horizontal is allowed to move under the effect of gravitational force. Alone. इधर देखिए यहां पे इस वाली मोशन में हम सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर करते हैं, जबकि इसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है. देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर फोर्सेज एज वेल. जैसे देखिए जब मैं इस बॉडी को फेंकता हूं तो हवा के जो पार्टिकल्स हैं, एयर जो है वो इस बॉडी पे विस्कोस फोर्स लगाता है. विस्कोस फोर्स मतलब जब ये बॉडी हवा के थ्रू चलती है तो हवा इसको रोकने की कोशिश करती है. दैट फोर्स वी कॉल एज ए विस्कोस फोर्स विच इज गवर्नड बाय द स्टोक्स लॉ. सो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे. तो यहां पे वो वाला फोर्स हम कंसिडर नहीं कर रहे. कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स मींस एयर रेजिस्टेंस. ये जो हवा के थ्रू ये बॉडी चलती है वो उसकी मोशन को रिटार्ड करती है, कम करती है, फोर्स लगाती है. तो वो वाला फोर्स हम यहां पे कंसिडर नहीं कर रहे. ठीक है, वी आर कंसिडरिंग हियर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली. वी आर नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, दैट्स अ विस्कस फोर्स. ठीक है, दूसरी चीज जो हम यहां पे एज्यूम करते हैं कि बॉडी जो है ये अर्थ के क्लोज चलती है. हमने इसको ज्यादा ऊपर नहीं फेंका. वाई सो? बिकॉज जब ये बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, तो इसमें एक एक्सेलरेशन आ जाती है विच वी कॉल एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी.
और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हाइट के साथ साथ उसका वैल्यू चेंज होता है। तो हम यहां पे दूसरी चीज ये एज्यूम करते हैं कि बॉडी जो है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया वो अर्थ की सरफेस के क्लोज चलती है, ज्यादा ऊपर नहीं चलती, ठीक है। बिकॉज ज्यादा ऊपर अगर चलेगी तो जी का वैल्यू जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है, जो अर्थ की सरफेस पे होता है विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो बॉडी ज्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर ज्यादा ऊपर गई देन द वैल्यू ऑफ जी विल चेंज, बट हियर वी आर अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट चेंज, and so we have to make an assumption here that a body moves close to the surface of earth. This is the second assumption which we have to take. And the third assumption जो आपको लेनी है वो ये कि अर्थ के रोटेशन की वजह से और अर्थ के कर्वेचर की वजह से इसकी मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इधर देखिए हमारा अर्थ जो है इट रोटेट्स अबाउट इट एक्सिस, और हमारी अर्थ जो है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है, इट हैज अ कर्व्ड सरफेस। सो हम यहां पे वो वाला इफेक्ट भी नेग्लेक्ट कर लेते हैं जो इसकी मोशन पे पड़ेगा ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ, वो वाला इफेक्ट भी हम यहां पे कंसिडर नहीं करते, ठीक है। सो वी आर हियर मेकिंग 3 assumptions that we are not taking the air resistance viscous force into consideration. This is the first thing. Second thing, we are assuming that a body travels close to the surface of earth, so the value of g does not change, it remains constant. And third, the effect of rotation and curvature of earth is also not taken into consideration. So we are considering here only one effect, that is the effect of gravitational force only. जब ये बॉडी ऊपर की तरफ चलती है तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम करता है और उसमें एक्सेलरेशन आ जाती है, that is acceleration due to gravity, and that's a constant acceleration. Okay? So जब हम किसी बॉडी को फेंकते हैं, ठीक है, अर्थ की सरफेस से किस वेलोसिटी u से, और वो एंगल थीटा बनाती है विद द हॉरिजॉन्टल, तो उसका जो मोशन है दैट मोशन वी कॉल एज प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ सी, हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को वी कैन रिगार्ड इट एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोशंस, ठीक है, द मोशन अलोंग the horizontal direction and the motion along the vertical direction. So we can say that a projectile motion is a combination of 2 types of motions. One is the horizontal motion, another is the vertical motion. क्यों ऐसा क्यों हम मानते हैं? Because ये बॉडी जो है ये हॉरिजेंटली भी आगे जाती है और वर्टिकली भी ऊपर चलती है। इधर देखिए, यहां पे ये बॉडी पहले ऐसे गई, यहां पे पहुंची, तो हमने देखा ये इसकी एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, और ये जो है ये इसकी y डिस्टेंस है, ठीक है, यहां पे पहुंच गई। सो दिस इज इट्स y डिस्टेंस, दिस इज इट्स x डिस्टेंस। सो वी आर फाइंडिंग दैट दिस बॉडी इज साइमल्टेनियसली मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन। सो वी मे कंसिडर that the motion of this body is a combination of 2 types of motions. One is the motion along horizontal direction and another is the motion along vertical direction. So it's a combination of 2 motions. So we will write it down. So projectile motion is a combination of 2 types of motions. It's a combination of two motions, that is vertical motion and second we have the horizontal motion. ठीक है, तो ये बॉडी हॉरिजेंटली भी चलती है और वर्टिकली भी चलती है, so we can regard it as a combination of 2 types of motions, that is horizontal motion and vertical motion. Now see, यहां पे इस बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया है विद सम वेलोसिटी u, ठीक है, तो हम इसकी वेलोसिटी को रिजॉल्व कर देंगे। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी कैन रिजॉल्व इट इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हियर इसको हमने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, सो वी विल रिजॉल्व दिस वेलोसिटी, वी विल रिजॉल्व इट। वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, that is u cos theta, and another component of velocity will be in this direction, that is
u sin थीटा। सो हमने इसकी वेलोसिटी जो है वो दो डायरेक्शंस में ब्रेक कर दी, विच वी कैन डू, दैट इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यहां पे हमने इस u वेक्टर को मैंने रिजोल्व कर दिया इनटू टू। यहां से इसका मैग्नीट्यूड है अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन u cos थीटा, और along the vertical direction its magnitude is u sin theta. So what do we find here? I have resolved this velocity u, मैंने इसको velocity u से प्रोजेक्ट किया था, और इस velocity के कारण ये x डायरेक्शन के along भी जा रहा है, horizontal डायरेक्शन के along भी जा रहा है, और vertical डायरेक्शन के along भी जा रहा है। It's moving in two directions because of this velocity. It means that this velocity has got an effect in both the directions. ये वेलोसिटी u जो है इसका असर इस डायरेक्शन में भी है, इसका असर इस डायरेक्शन में भी है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इसका असर कितना, u cos थीटा, इस डायरेक्शन में इसका असर कितना, u sin थीटा। ठीक है, तो यहां पे देखिए वर्टिकल मोशन के लिए कौन जिम्मेदार, u sin थीटा, ये ऊपर की तरफ ले जाता है प्रोजेक्टाइल को, और हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कौन जिम्मेदार, u cos थीटा। ठीक है, so here we find that we have two components of velocity, u cos theta in the horizontal direction and u sin theta in the vertical direction. And for vertical direction, which velocity is responsible? It is u sin theta velocity component. And in the horizontal direction, which is responsible? It is u cos theta, which is responsible for the horizontal motion. ठीक है, but here you have to remember one thing, u sin theta जो है it's in an upward direction. ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ चढ़ाता है। ठीक है, और ध्यान से सुनिए, वर्टिकल मोशन के लिए u sin थीटा जिम्मेदार है, और इस मोशन को नीचे की तरफ खींचता कौन है, इस मोशन को नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इट मींस अगर फोर्स लग रहा है, इफ देयर इज एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन सम बॉडी, देन देयर इज एन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। इधर देखिए, ये ऊपर की डायरेक्शन में u sin थीटा वेलोसिटी काम कर रही है, लेकिन नीचे की तरफ इस पे कौन एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहता है, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इस वाली वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स नीचे की तरफ काम करता है, तो इस वाली ये वाली वर्टिकल मोशन जो है, अगर इस पे फोर्स काम कर रहा है, देन इट मस्ट हैव सम एक्सेलरेशन। ठीक है, सो ये वर्टिकल मोशन जो है, दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। वर्टिकल मोशन जो है, इट्स एन एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज a downward force of gravity is acting on it. ठीक है, एंड इसीलिए इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, इट्स एन एक्सेलरेटेड मोशन। बट दिस हॉरिजॉन्टल मोशन u cos theta, this is not an accelerated motion, this is a uniform motion. Why? See, horizontal direction में देखिए, this is a horizontal direction, और इस पे फोर्स ग्रेविटी का ऐसे एक्ट कर रहा है, दिस इज F. ठीक है, and how much is this angle? This angle is 90 degrees. So what will be the component of this force in this horizontal direction? It will be F cos of 90. ठीक है, what is cos 90 equal? Cos 90 is equal 0. So this is F cos 90 is 0. So the component of gravitational force in horizontal direction is 0. It means कि horizontal direction में कोई भी force act नहीं करता। ठीक है, because the component of gravitational force in the horizontal direction comes out to be 0. So there is no force in the horizontal direction. If there is no force in the horizontal direction, it means that there is no acceleration in the horizontal direction. अगर acceleration नहीं है horizontal direction में, it means that the velocity of a body is constant. Is it clear? So यहां पे हम लिखेंगे vertical motion जो है u sin theta, ठीक है, it is an accelerated motion. It is an accelerated motion. ठीक है, because the force of gravity acts on it. ठीक है, and u cos theta जो है, it's a constant. It's not an accelerated motion, so it's a constant velocity. It does not change at all. ठीक है, u sin theta जो है, ये velocity का वो component है जो change होता है. Is it clear? But u cos theta component does not change because इस पे फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट इस पे नहीं पड़ता. So we find that
out of the two velocities along vertical direction and horizontal direction, the vertical velocity changes because it has an effect of gravitational force on it, and the horizontal velocity does not change because it does not have any effect of gravitational force on it. So this velocity remains constant, but this velocity u sin theta goes on changing. ठीक है, तो हम देखते हैं जब हम किसी बॉडी को फेंकते हैं ऐसे, ठीक है, तो हम देखते हैं जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है, पहले अगर 10 थी, फिर 4 हो जाती है, 3 हो जाती है, 2 हो जाती है, 0 हो जाती है. ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल गोज ऑन डिक्रीजिंग, कम हो जाती है. लास्ट वाले पॉइंट पे यहां पे देखिए वर्टिकल वेलोसिटी, इधर देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है इट रिमेंस कांस्टेंट थ्रू. इधर देखिए अगर यहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, दिस इज यू, इतना मैग्नीट्यूड है इसका, सो दिस इज वर्टिकल वेलोसिटी. ठीक है, यहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिर से इतना ही होगा बिकॉज दिस डज नॉट चेंज, लेकिन ये वर्टिकल वेलोसिटी कम हो गई होगी. दिस इज नाउ, दिस हैज डिक्रीज्ड. अगेन यहां पे आ जाइए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी and this is the direction of vertical velocity. It's going on decreasing. ये देखिए ये वेक्टर दिखा रहा है आपको, यहां पे इसका मैग्नीट्यूड इतना, ठीक है, यहां पे इसका मैग्नीट्यूड इतना हो गया, यहां पे और कम हो गया, यहां पे और कम हो गया, और यहां पे देखिए यहां पे बिल्कुल जीरो हो गया. यहां पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, बिकॉज वर्टिकल वेलोसिटी हैज डिक्रीज टू जीरो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. इज इट क्लियर? नाउ सी हियर, the horizontal velocity remains same. This is the horizontal velocity. और अब ये वाली velocity जो vertical velocity यहां पे जीरो हो गई, अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो जानी शुरू हो जाएगी, like this. ठीक है, but the horizontal velocity will remain constant. अब ये ऐसे हो गई. ठीक है, so what do we find during this motion? What do we find? The horizontal velocity goes on changing. First of all, it decreases up to this point. Then after that, it starts increasing up to the point where it strikes the ground. So vertical velocity will keep on changing, but the horizontal velocity remains constant throughout. Is it clear? अब यहां पे आइए, this is horizontal velocity, this is vertical velocity. Is it clear? अब एक पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट कीजिए. This is a parallelogram. और इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा? दिस विल बी द रिजल्टेंट. तो हम देखते हैं कि इन दो वेलोसिटीज का इफेक्ट जो है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये वर्टिकल वेलोसिटी है, इन दो वेलोसिटीज का मिला जुला इफेक्ट इस बॉडी को यहां से ले जाती है, ये वाला पाथ फॉलो कराती है. यहां पे आ जाइए, दिस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दिस इज वर्टिकल वेलोसिटी. ठीक है, तो रिजल्टेंट कहां से आएगा? इट विल बी लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन अलोंग ए टेंजेंट. सो हम देखते हैं ये वेलोसिटी यहां पे इस बॉडी को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोलती है, इस डायरेक्शन में आ जाओ. वर्टिकल वेलोसिटी बोलती है इस डायरेक्शन में चढ़ जाओ. तो वो कहां से चढ़ती है? वो ऐसे जाती है, ये वाला रास्ता फॉलो करती है. तो हर एक जगह हम देखते हैं ये वाला रास्ता ऐसे फॉलो होता है. ठीक है, ऐसे. सो वी फाइंड दैट द बॉडी फॉलोज ए पाथ लाइक दिस. ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करती है जिसको हम पैराबोलिक पाथ बोलते हैं. ठीक है, and why is this path followed like this? This is because the particle is under the effect of two velocities simultaneously, और इन दो velocities का resultant जो है बॉडी उसी पाथ को फॉलो करती है. Is it clear? That is why a body follows a parabolic path like this. Why does it follow a parabolic path? Because it's under the effect of two velocities. ठीक है, और इन दो velocities का जो resultant है उसी के along बॉडी चलती है. इज इट क्लियर? और ये वाला पाथ जो बॉडी ने फॉलो किया, ऐसा पाथ, दिस वी कॉल एज ट्रेजेक्टरी. व्हाट डू वी कॉल दिस? दिस इज वी कॉल एज ट्रेजेक्टरी. व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी? इट्स द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज अंडरगोइंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन. इज इट क्लियर? नाउ अब हमने यहां पे देख लिया कि बॉडी जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में दो वेलोसिटीज के इफेक्ट में काम करती है. One is the horizontal velocity, another is the vertical velocity. Horizontal velocity remains constant, but the vertical velocity goes on changing. First of all, it decreases from point of projection to the top point, then it increases from top point to the
to the bottommost point while a body strikes the ground. Is it clear? Now ये वाला motion जो body ने दिखाया, this motion we call as projectile motion. Now u cos theta is a constant velocity, so acceleration ax in the horizontal direction is 0. ठीक है, because कोई force नहीं लग रहा. अगर force नहीं लग रहा तो acceleration 0 होगी. अब vertical direction में velocity कितनी है? u sin theta, and it goes on changing due to the effect of gravity. So it is an accelerated motion. So vertical direction में ay, acceleration in the vertical direction. अब इस पे acceleration किस तरफ काम करती है? नीचे की तरफ काम करती है. ये बॉडी ऊपर जाती है, acceleration नीचे की तरफ काम करती है, तो नीचे के लिए हम लगाएंगे -g. ठीक है? So what is the acceleration of a body in a vertical direction? It's equal to -g. ठीक है? Because gravity नीचे की तरफ काम करती है इस पे, and कांस्टेंट वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, उसके अलोंग एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है. इज इट क्लियर? सो वी हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इज इट क्लियर? नाउ व्हाई डज अ बॉडी फॉलो अ पैराबोलिक पाथ? बिकॉज इट्स moves under the effect of two velocities which are perpendicular to each other, and the body follows a path of resultant velocity. ये जो resultant velocity का path है, बॉडी इसी को फॉलो करती है, और वो वाला पाथ कैसा बन जाता है? That becomes a parabolic path. तो बॉडी जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में पैराबोलिक पाथ क्यों फॉलो करती है? दिस इज बिकॉज इट मूव्स along a direction which is the resultant of the two velocities, and that path comes out to be a parabolic path. Is it clear? Now see, इधर देख लीजिए. अब यहां पे देखिए, दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से मैंने बॉडी को फेंका. इज इट क्लियर? अब यहां से ये इस पॉइंट तक चढ़ा. दिस पॉइंट वी कॉल एज द हाईएस्ट पॉइंट, और ग्राउंड से इस वाले पॉइंट तक ये वाला डिस्टेंस जो है, दिस वी कॉल एज मैक्सिमम हाइट, h maximum. This is denoted by h. What is h max? It's the maximum height attained by a body, ठीक है, when it is projected. After projecting it, it moves along this path, और ये topmost point जो है, इसकी distance ground से, ये ground है, ठीक है, so ये वाली distance जो है, this we call as the maximum height. Is it clear? अब यहां पे देखिए, this is the point of projection and this is the point where a body strikes the ground. मैंने एक ऐसे बॉडी को फेंक दिया, so it moves like this, ठीक है, और ग्राउंड पे यहां पे पड़ी. so ये वाली डिस्टेंस जो इसने निकाली, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ऐसे, this we call as the horizontal range. ठीक है? so what is horizontal range? It is the horizontal distance covered. What is maximum height? इधर देखिए, ये बॉडी को जब मैंने फेंक दिया, तो जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंची, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट ये वाला है, इसकी डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से जो है, दिस वी कॉल एज मैक्सिमम हाइट. ठीक है? द थर्ड थिंग विच वी कॉल एज, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट, इधर देखिए, जब हमने इस बॉडी को फेंक दिया, तो इसका हवाई सफर स्टार्ट हो गया. इस पॉइंट से इसका हवाई सफर स्टार्ट हो गया, वो ऐसे हवाई चल रही है और इस पॉइंट तक पहुंच गई. ठीक है? हवाई सफर तय करने में, ये हवाई सफर तय करने में जितना टाइम बॉडी को लगा, दैट वी कॉल एज अ टाइम ऑफ फ्लाइट. सो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? इट्स द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू मूव फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट व्हेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. हवाई यात्रा के लिए जो टाइम लगा बॉडी को, दैट वी कॉल एज व्हाट? अ टाइम ऑफ फ्लाइट. इज इट क्लियर? So these are some basic things regarding this projectile motion, and in the next video we will be deriving the expressions for maximum height, horizontal range, time of flight. Okay, now one more thing which I want to discuss. See here, जब मैं बॉडी को यहां से यहां फेंकता हूं, ऐसे फेंकता हूं, ठीक है, तो ये यहां से यहां पहले चढ़ी, इस वाले पॉइंट तक, ये वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक चढ़ी, इस वाले पॉइंट तक ये चढ़ती रही ऊपर, पहले चढ़ती रही. So, यहां से लेके यहां तक जो टाइम इस बॉडी को चढ़ने के लिए लगता है, दैट वी कॉल एज टाइम ऑफ एसेंट. टाइम ऑफ एसेंट, दैट मींस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक चढ़ने के लिए जितना टाइम बॉडी को लगता है, दैट वी कॉल एज टाइम ऑफ एसेंट. इज इट क्लियर? अब हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक वापस आने में जितना टाइम बॉडी को लगता है, दैट वी कॉल एज टाइम ऑफ डिसेंट.
ये याद रखिएगा, ठीक है। सो व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट? टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू मूव फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट. एंड टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू मूव फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट. इज इट क्लियर? तो ये दोनों टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट ये टाइम ऑफ फ्लाइट बनाते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टोटल टाइम जितना बॉडी को लगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टू द पॉइंट वायर इट हिट्स द ग्राउंड, वहां तक, दैट इज द टोटल टाइम दैट वी कॉल एज टाइम ऑफ फ्लाइट. और टाइम ऑफ फ्लाइट किस किस का बना हुआ होता है? टाइम ऑफ एसेंट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक कितना टाइम लगा, और हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक वापस कितना टाइम लगा, दैट वी कॉल द टाइम ऑफ डिसेंट. सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट. ठीक है. Now we will be deriving the expressions for horizontal range, maximum height, time of ascent, time of descent, time of flight in the next video. Till then, please go through this thoroughly and understand it. If you have any doubt in this section, you can ask me and I'm here to resolve your doubts. So thanks for watching. Thank you.